हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिटोम लर्निंग सेंटर और मैं हूं आपकी गायत्री मैम। और आज से हम लोग एपिसोड नंबर 2 चालू करने वाले हैं ऑफ लाइफ प्रोसेस सीरीज। चलो, तो लाइफ प्रोसेस के पहले पार्ट में मतलब पहले एपिसोड में हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में क्या ली थी, इंफॉर्मेशन ली थी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और उसमें इन्वॉल्व होने वाले सारे एंजाइम्स को हमने एक चार्ट के फॉर्मेट में लर्न कर लिया था। तो आज हमारा काम ये रहेगा टू लर्न द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स। और उसके आगे भी और 2-3 प्रोसेसेस है, तो देखते हैं आज हम लोग कितना कवर कर पाए। तो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो बेसिक डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करते हैं। व्हाई वी आर रेस्पायरिंग, मतलब क्यों हमें गैसेस लगती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिलीज करते वगैरह। लेकिन हमें ये जो गैसेस लगती है वो लगती है क्योंकि हमें ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज का, ठीक है। Our main target is to break down the glucose and to get the energy from that molecule। देखो, तो यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज होता है, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में जब हमारा ग्लूकोज एंटर हो जाता है तो उसके बाद दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट, और पाइरुविक एसिड भी बोलते हैं। अभी आपका जो ग्लूकोज है वो कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। जो आपका पाइरुवेट है वो कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 3 कार्बन का। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट सिंथेसाइज होती है, ठीक है। और आगे जाके, ठीक है, उसके ही जो आपका पाइरुवेट एसिड है वही आगे जाके प्रोसेस होगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यस, अभी डिफरेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस डिफरेंट तरीके से चलता है। देखो, सबसे पहले इन यीस्ट से, अभी यीस्ट जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट सेल के अंदर जो हमारा ग्लूकोज है, आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड, इट इज forming the products such as ethanol, carbon dioxide and energy। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हुआ है वो प्रॉपर नहीं हुआ है, और जो नंबर ऑफ एटीपी मतलब एनर्जी जो यहाँ पे बन रही है वो क्या हो रही है? लेस अमाउंट में क्रिएट हो रही है। अभी जब आप लोग जिम जाते हो, कुछ लोग जाते होंगे, मुझे पता है कि बहुत लोग नहीं जाते, आपके पेरेंट्स अभी आपको बहुत बोल रहे होंगे कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन जो बच्चे जिम जाते हैं या कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं, तो जब हम लोग कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो हमारी जो मसल सेल्स होती है, दैट मसल सेल्स आर परफॉर्मिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, जब हम लोग एक फिजिकल प्रोसेस परफॉर्म करते रहते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारी जो एक्शंस होती है वो फास्ट फास्ट करती है। तो इतना हमें टाइम नहीं मिल पाता कि ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बॉडी तक जाए थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम एंड फिर एक सेल तक पहुंचे। तो हमारी बॉडी उस केस में जो मसल सेल्स होती है स्पेशली, वो परफॉर्म करती है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो लैक ऑफ ऑक्सीजन में वो बनाती है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड इज अ कंपाउंड ऑफ 3 कार्बन, इथेनॉल इज अ कंपाउंड ऑफ 2 कार्बन। अभी नॉर्मल केसेस में, मतलब जब हम लोग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज जो है, द ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। और इसमें जो हमारी मदद करता है दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग बोलते हैं ना बहुत बार कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, है ना। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ही आपका जो एनर्जी का प्रोडक्शन होने वाला है वो एटीपी के फॉर्म में होगा, बट ऑफ कोर्स। तो ये है आपका पूरा कि ग्लूकोज कंडीशन के हिसाब से कैसे ब्रेक डाउन होता है। कभी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, कभी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ब्रेक डाउन होता है। तो आपके जो प्रोडक्ट्स है वो क्या होंगे? अल्टर होंगे। अभी एक बार एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन का हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक डिफरेंशिएशन का एक चार्ट बनाया है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि बेसिक ऑक्सीजन क्या नीडेड होता है एरोबिक में, तो हाँ। अनएरोबिक में ऑक्सीजन नीडेड होता है तो नहीं। अगर किसी भी सेल को जो अनएरोबिक है और उसको ऐसी कंडीशन में रख दोगे कि जहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा? जो सेल है वो स्ट्रेस के अंदर चली जाएगी और इवेंचुअली वो डेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो अनएरोबिक सेल्स होती है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ज्यादातर ऐसे रीजन्स में रहता है जहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन होता है वो एकदम निग्लिजिबल लोकेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है सेल के, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन आपकी साइटोप्लाज्म में चलेगा। एंड प्रोडक्ट्स भी अल्टर होते हैं जैसे हमने वहां पे देखा था। एनर्जी जो रिलीज हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 to 38 एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, और
अनएरोबिक रेस्पिरेशन में केवल बस 2 ही एटीपी बन पा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी प्रोसेस ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी? तो बट ऑफ कोर्स एरोबिक, ठीक है। चलो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए, नोट दिस टेबल इनटू योर बुक। चलो तो हम लोग अभी एटीपी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या है एक्चुअल में एटीपी? एडिनोसिन नाम की एक क्या है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर है, ठीक है। ये जो यहाँ पे हम लोग हमेशा लिखते हैं ना एडिनोसिन, ये एडिनोसिन मतलब एक जो नाइट्रोजनस बेस है एडिनिन नाम का, में हमने क्या ऐड कर दी है, शुगर ऐड करती है, तो उसकी वजह से इसका नाम जो पड़ा है वो है एडिनोसिन। अभी देखो अगर इस पर आप लोग 3 फॉस्फेट जोड़ दोगे तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अगर आप लोग 2 ही फॉस्फेट अटैच कर दो तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। अगर सिर्फ एक ही फॉस्फेट इस पर इन्वॉल्व है तो इसका क्या नाम आ जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेट बॉन्ड जोड़ने में, बट ऑफ कोर्स दिस इज अ बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड जोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, वो कितनी एनर्जी लगती है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। तो अगर आपको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तक जाना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी ऐड ऑन करनी पड़ेगी। अगर यही मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी और सेल, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है एटीपी में, वही यहाँ पे लिखा है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। Respiration release energy which is used to form ATP from ADP plus phosphate. ATP then powers all other cellular activities, muscles contraction, protein synthesis, nerve impulse conduction और बाकी सारी जो प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चलने वाली है, हर जगह पे कुछ ना कुछ एनर्जी लगने वाली है, तो उसके लिए हम लोग एक ही मॉलिक्यूल यूज करते हैं, दैट इज द ATP। अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स पढ़ने वाले, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम पूरी की पूरी देखने वाले, ठीक है। चलो नेसल कैविटी, नेसल कैविटी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल एंड एक होता है इंटरनल। इंटरनल अंदर की तरफ होता है और एक्सटर्नल बाहर की तरफ होता है। तो नॉस्ट्रिल्स क्या करते हैं, इट इज द एंट्री पॉइंट है ना, ओपनिंग है किसके लिए, एयर के लिए। तो एयर जो है यहाँ से क्या होगी, अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ही जो नेसल कैविटी है वहां पे ही क्या प्रेजेंट रहता है, हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं ना। ये जो हेयर्स है नेसल कैविटी में, उनका काम क्या है और उनका रोल क्या है, ये सब फंक्शन आपको पूछा जा सकता है। तो देखो जो भी हम लोग डस्ट पार्टिकल्स, मतलब हम जब भी, अभी तो पोल्यूशन के बारे में आपको सबको पता है कि हमारे आजू बाजू में कितना पोल्यूशन होता है, तो उस समय पे हम लोग जो भी एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें से सारे जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे उनको ट्रैप करने के लिए ये हेयर्स वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। यस, और इसी ये जो नेसल चेम्बर है हमारा या फिर नेसल कैविटी है, इसमें ही हमारी जो एयर हम लोग इनहेल करने वाले हैं वो कुछ हद तक वार्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर को उसको मैच होना चाहिए। नाउ फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है, सबको पता है कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड पाइप ऑल्सो एंड विंड पाइप ऑल्सो। विंड पाइप आपका आगे की तरफ रहेगा और उसके पीछे की तरफ आपका फूड पाइप रहेगा। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स है जहां से वोकल कॉर्ड्स की जो वाइब्रेशंस आती है उसकी वजह से आपकी जो साउंड है वो प्रोड्यूस्ड हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज ट्रैकिया। ये जो लॉन्ग पैसेज यहाँ से दिखाई दे रहा है दैट इज द ट्रैकिया। अभी ट्रैकिया की क्या स्पेशलिटी होती है कि ट्रैकिया के अराउंड, ठीक है, कार्टिलेज की सी शेप्ड में रिंग्स प्रेजेंट रहती है। ये रिंग्स क्या करेगी, ये रिंग्स प्रोटेक्ट करेगी हमारे ट्रैकिया को एंड प्रिवेंट करेंगी उसका कोलैप्स, मतलब ये तो कुछ हो ना जाए इसके लिए हमारी ये सी टाइप की क्या रहती है, रिंग्स कार्टिलेज की बनी हुई रहती है। द नेक्स्ट वन इज ये जो दोनों भी हमारे ट्रैकिया के जो पार्ट्स है आगे वाले, दिस ट्रैकिया विल डिवाइड एंड एंटर इनटू अ रिस्पेक्टिव लंग्स। एक होगी आपकी लेफ्ट लंग और एक होगी आपकी राइट लंग। तो ये जो अंदर की तरफ जा रहे हैं दैट इज द ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये ब्रोंकाई फर्दर आके जाकर डिवाइड्स होंगे इनटू ब्रोंक्यूल्स और ये ब्रोंक्यूल्स के जो एंड पार्ट्स रहते हैं वहां पे आपको दिखाई देंगे अल्वियोलाई।
तो आपका अगर कोई आपको पूछे कि एकदम जो आपका मेन यूनिट है, जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, जो गैसेस ऑफ एक्सचेंज करता है, तो दैट विल बी योर अल्वियोलाई। क्यों अल्वियोलाई को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? देखो, अल्वियोलाई इट इज मेड अप ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन। तो ये डिफ्यूजन की हेल्प से ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा क्या करती रहेगी? एक्सचेंज करती रहेगी। और एक इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो ऑक्सीजन इनहेल किया है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में बना है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाना चाहिए। तो वो कैसे जाएगा? थ्रू द ब्लड सेल्स, है ना। तो यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है थ्रू दैट कैपिलरीज, उनमें जो आरबीसीज प्रेजेंट होती है, वो आरबीसीज ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हियर देयर आर नंबर्स ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट। तो यहाँ पे एक पूरा आपको क्या दिया है? फ्लो चार्ट दिया है। और आपकी एनसीईआरटी में जो आपका जो डायग्राम वगैरह दी है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम को कभी भी मिस नहीं करना है, ठीक है। जब आप लोग पढ़ाई करने बैठ जाते हो ना, अगर सपोज करो कि कल आपका एग्जाम आ रहा है, तो क्या करना है कि सबसे रात में, मतलब सबसे लेटली आप लोग क्या काम करोगे? तो डायग्राम लेकर बैठोगे, ठीक है। आफ्टर कवरिंग और लर्निंग ऑल द टॉपिक्स एंड चैप्टर्स, आप लोग डायग्राम ड्रॉ करते बैठो। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत शांत होता है ना। एटलीस्ट मिनिमम 2 टाइम्स तो आपको ये सारी डायग्राम्स क्या करनी है? लर्न करनी है। चलो, यहाँ पे अल्वियोलाई का हमने एक शॉर्ट में दिया भी है कि मैकेनिज्म कि कैसे वो गैसियस एक्सचेंज करती है, ठीक है। Okay. Alveoli, these are the tiny balloons like sacs which are present at the end of the bronchioles into your lungs. Their walls are 1 cell thick and surrounded by the dense network of the blood capillaries. Enormous number of alveoli creates a very large surface area for the gaseous exchange. जितना surface area ज़्यादा होगा, उतना ही gaseous exchange का rate क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब उतना ही efficiently आप लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बाहर की तरफ फेंक सकते हो। ये जो अल्वियोला है, उसमें ही एक हीमोग्लोबिन का, जो भी मैंने आपको अभी बताया था कि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन रहता है, ठीक है। तो सपोज करो कि दिस इज योर आरबीसी। तो यहाँ पे आरबीसी में बीच में आपका हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अभी हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, हीमोग्लोबिन कैसे बना हुआ है? तो ये है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो प्रोटीन से बनी हुई होती है, ठीक है। और हर एक इसमें यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? आयन का मॉलिक्यूल रहता है। तो जितने आयन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उतने ही क्या रहेंगे? जो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उसके साथ बॉन्डेड रहेंगे या फिर बाइंड होकर वहां पे एक पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके आरबीसीज में हीमोग्लोबिन के अंदर पूरा जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग का मैकेनिज्म है वो, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल टोटल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल साथ क्या करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यही पे स्लाइड्स में भी हमने वही मेंशन किया है दैट हीमोग्लोबिन it is the red pigment which is present into the RBCs that carries oxygen. It has a very high affinity for oxygen. Carbon dioxide is more soluble in water, so it is transported mostly into dissolved in blood plasma. Aquatic organisms breathe oxygen, breathe much faster than the land animals because dissolved oxygen in water is much less than oxygen in an water. तो देखो, पानी में क्या होता है कि ऑक्सीजन डिजॉल्व स्टेट में रहता है ना, तो वो उसकी जो एफिनिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है इंस्टेड ऑफ एयर। तो वही बात वहां पे लिखी है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम लोग सीखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन मिक्स, जहाँ पे हमें हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, नंबर ऑफ सेल्स के जो ब्लड्स में आती है उसके बारे में भी हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज ब्लड। ब्लड में क्या क्या चीजें हमें पाई जाती है, ठीक है। अगर हम लोग एक ट्यूब ले ले, ठीक है, जो और उसमें वी हैव टेकन योर ब्लड सैंपल। अभी अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर दे, जो 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 आफ्टर गेटिंग सेंट्रीफ्यूज, ये जो आपका पूरा ब्लड है ट्यूब में, इट विल कन्वर्ट इनटू 2 पार्ट्स। जो यहाँ पे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पे सारी सेल्स जो है वो क्या हो जाएगी? एग्रीगेट हो जाएगी। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो लिक्विड पार्ट होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा, एंड दैट दिस लिक्विड पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा।
तो प्लाज्मा में क्या क्या चीजें आती है, देखो प्लाज्मा में सारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, उसके साथ ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट रहेंगे, उसके साथ जो हमारी बी सेल्स मतलब इम्यून सेल्स में से एक जो लिम्फोसाइट है बी सेल, जिसने एंटीबॉडीज बनाई है, वो एंटीबॉडीज भी सिमिलर भी क्या होगी, प्रेजेंट हो। ठीक है, तो और नंबर ऑफ प्रोटीन्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो ये है ब्लड में प्रेजेंट रहने वाले दो कंपोनेंट्स, द वन इज प्लाज्मा विच इज इन लिक्विड फॉर्मेट एंड द सेकेंड इज द सेल्स। हमने यहाँ पर एक ऐसा चार्ट भी बनाया है जहाँ पर आपको दिखाई देगा कि प्लाज्मा इट इज द फ्लूइड पार्ट विच इज 50 to 60% ऑफ योर ब्लड, जिसमें 90% तो वाटर रहेगा, बाकी के ब्लड प्रोटीन्स रहेंगे, कुछ सॉल्ट्स रहेंगे। ठीक है, और वो जो ब्लड प्रोटीन्स है उसमें क्या क्या चीजें आती है, देखो एंटीबॉडीज आएंगी, प्रोथ्रोम्बिन आएगा, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड अल्ब्यूलिन, ये सारी जो प्रोटीन्स है उसमें पाई जाएगी। अदर सब्सटेंसेस में बाकी की चीजें दी हुई है, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन के कुछ विटामिन वगैरह, वो सब। अभी हम लोग सेल के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेल्स कौन सी प्रेजेंट होती है। देखो ब्रॉडली कहा जाए तो सेल्स होती है रेड ब्लड सेल्स, WBCs एंड ब्लड क्लॉटिंग सेल्स कौन सी होती है, थ्रोम्बोसाइट्स, मतलब ही प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स में या RBC में कुछ ऐसा कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ल्यूकोसाइट मतलब WBC में हमें नंबर ऑफ सेल्स और भी दिखाई देती है, वो कौन सी है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो इसके बस नाम याद रखना और ये पूरा चार्ट आपके बुक में ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ओके, यही चीजें यहाँ पे इन टेक्सचुअल फॉर्मेट आपको दी है। ठीक है, प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स है, ये चार चीजें आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मूविंग टू द, तो अभी वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लिम्फ। ठीक है, लिम्फ के बारे में बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज लिम्फ, है ना, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह। जो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो पूरी इंटैक्ट नहीं रहती है ना, उसमें बीच बीच में क्या रहती है, गैप्स प्रेजेंट रहती है। जब सेल्स है तो इंट्रासेलुलर गैप्स तो रहेंगी यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ से ही कुछ कुछ चीजें क्या हो जाती है, लीक आउट हो जाती है, जो 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 and the substances is getting leaked from this side are mostly WBC, कुछ जो एंटीबॉडी और एंटीजेंस, मतलब कुछ वायरल और बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में प्रेजेंट है तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, है ना, प्रोटीन्स उसकी जो आउटर सरफेस पर रहती है, वो सारी क्या हो जाती है, यहाँ से लीक आउट हो जाती है। बट ऑफ कोर्स छोटी चीजें हैं तो जल्दी क्या हो जाएंगी, लीक आउट हो जाएंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा वाटर भी रहेगा, है ना, तो ये जो सारा पूरा कंटेंट है इसको ही हम लोग क्या बुलाते हैं, लिम्फ। जो जो ठीक है, ओके, अभी आपका जो लिम्फ है इट इज व्हाइटिश इन कलर, ऐसा क्यों है, सोचो सोचो सोचो। क्योंकि जो सेल्स यहाँ पर आ रही है ना, लीक आउट हो रही है ब्लड वेसल से, दोज आर व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सी कलर में रहती है, तो व्हाइट ही होती है ना, उसमें कोई पिगमेंट नहीं है हीमोग्लोबिन के जैसे। तो ये पूरी जो आपका लिम्फ फ्लूइड बन रहा है उसका कलर भी कैसा होगा, व्हाइटिश होगा। ठीक है, अभी लिम्फ ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी में, और लिम्फोइड मतलब कुछ ऐसे नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर ये लिम्फ का जो भी आपका टिश्यू या फिर जो भी मटेरियल लीक आउट हुआ था वो सिक्वेंशली लिम्फ नोड्स में जाएगा, फिर लिम्फोइड ऑर्गन्स में जाएगा और वहां से आपकी बॉडी में फिर क्या किया जाएगा, एंटर करवा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमने ब्लड प्रेशर के भी बारे में कुछ कुछ चीजें लिखकर दी है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। तो देखो जो ब्लड प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है ना। तो देखो सीखते आज कि जो आपकी वॉल होती है, ब्लड वेसल जो आपकी पूरी होती है, उसकी जो वॉल्स है, सेल्स है, नीचे वाली और ऊपर वाली भी, तो वहां पे आपका जब ब्लड फ्लो कर रहा रहता है तो वो कुछ अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन टू दैट वॉल्स, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। जो अभी ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है ना, और हाइपरटेंशन मतलब अगर किसी को बहुत
ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, जिनमें बहुत ज़्यादा स्पीड से ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उनका ब्लड प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, हाई रहेगा। अभी हाई ब्लड प्रेशर के क्या-क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं, तो देखो आपकी जो ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल में एक अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि क्या हो जाए, वो शूट हो जाए, है ना? हम लोग बोलते भी है बहुत बार कि बीपी शूट हो गया इसका, इसके लिए पैरालिसिस हो गया या कुछ बाकी के इश्यूज हो गए, है ना? ओके। और अगर ब्लड फ्लो मतलब आपका स्लो चल रहा है, दैट इज योर ब्लड प्रेशर इज वेरी लो, है ना? तो उस समय भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर लो है तो क्या होगा, सेल्स की तरफ ब्लड फ्लो नहीं करेगा, तो उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, है ना? तो उस केसेस में भी क्या है, इश्यूज आने के चांसेस है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है? जो नाउ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज ब्लड वेसल्स। देखो एक कंपैरेटिव हमने चार्ट ड्रॉ किया बिटवीन ऑल 3 ब्लड वेसल्स। कौन सी है? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो फंक्शन क्या है आर्टरी का, वेन्स का और कैपिलरीज का, वो देखते हैं। आर्टरीज क्या ट्रांसपोर्ट करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है ना। और ये जो ब्लड है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो वो हार्ट से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स द बॉडी। और जो वेन्स होती है, वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो वो ट्रांसपोर्ट करेगी फ्रॉम योर बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट, क्योंकि वो फिर हार्ट से बाहर की तरफ लंग से फिर वो चला जाएगा। एंड कैपिलरीज, कैपिलरीज एक में वह ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, दोनों भी ब्लड क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। और हमने कैपिलरीज अभी कहाँ पे पढ़ी थी, लंग्स में पढ़ी थी, है ना? जो आपके अल्वियोलाई थे उसके अराउंड क्या स्ट्रक्चर था, कैपिलरीज का ही था। ओके। तो यहाँ पे थिकनेस वाइज और इलास्टिसिटी वाइज भी क्या दिया है आपको, कंपैरिजन दिया है, ठीक है? ओके। वॉल्स जो है वो आपके आर्टरीज में वॉल्स नहीं प्रेजेंट होंगी, वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होगी और फिर से कैपिलरीज में नहीं होगी। यहाँ पे प्रेशर वाइज भी आपको एक कंपैरेटिव दिया है कि आर्टरीज में हाई प्रेशर रहेगा, वेन्स में लो प्रेशर रहेगा और कैपिलरीज में उससे भी क्या होगा, लो होगा। तो द मेन पार्ट दैट इज योर हार्ट। तो यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर हमने क्या किया है, पूरा आपको डिकोड करके दिया है इन फॉर्म ऑफ एनिमेटेड डायग्राम, ठीक है? तो चलो एक एक चीज अभी हम लोग पढ़ते हैं। देखो हार्ट में टोटल अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 4 चेम्बर्स नजर आती है। वो 4 चेम्बर्स कौन सी होती है? फर्स्ट वन इज राइट हैंड साइड में जो आता है वो राइट एट्रियम। देखो ऊपर वाले 2 चेम्बर्स है उसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं। तो ये हो गया आपका राइट साइड वाला और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड वाला। तो ये जो है दिस इज द राइट वेंट्रिकल, नीचे के जो 2 पार्ट्स होता है उसको हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। और अगर वो राइट साइड की तरफ लाई कर रहा है तो उसको हम लोग राइट वेंट्रिकल बोलेंगे और इसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, करेक्ट? अभी हर एक चेम्बर के बारे में हमने यहाँ पे कुछ क्या दी है, चीजें दी है कि वो चेम्बर में क्या क्या ब्लड कौन सा क्या रिसीव हो रहा है, क्या थ्रो कर रहा है। तो राइट एट्रियम जो है इट विल रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रूआउट द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है? अभी हम लोग बस पार्ट्स पढ़ लेते हैं, आगे मैंने ब्लड फ्लो के लिए आपको सुंदर सी डायग्राम बना के दी है, ठीक है? ओके। तो हाँ, राइट वेंट्रिकल इसके नीचे होगा, राइट एट्रियम के नीचे, लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे लेफ्ट एट्रियम के नीचे लेफ्ट क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। ओके। जो यहाँ पे ये जो सारे चेम्बर्स हैं ये एक दूसरे से क्या है, सेपरेट आउट है। कैसे सेपरेट आउट किए हैं हमने? विथ हेल्प ऑफ सेप्टम, ठीक है? ओके। यहाँ पे कुछ वॉल्स भी प्रेजेंट होती है, बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल। तो देखो यहाँ पे जो प्रेजेंट है दिस इज योर बाइकस्पिड वॉल और यहाँ पे जो प्रेजेंट है दिस इज योर ट्राइकस्पिड वॉल। तो ये जो वॉल्स है ये वॉल्स क्या करेंगी, आपका जो बैक फ्लो है ना, उसको प्रिवेंट करेगी। मतलब ब्लड हमेशा राइट एट्रियम से ही वेंट्रिकल में ही जाना चाहिए, ठीक है? और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाना चाहिए। अगर वेंट्रिकल से रिस्पेक्टिव एट्रियम में जा रहा है तो क्या माना जाएगा, बैक फ्लो ऑफ योर ब्लड। तो वो चीज ना हो पाए इसलिए हमने यहाँ पर क्या होती है प्रेजेंट, वॉल्स प्रेजेंट। ओके। तो यहाँ पे मेजर ब्लड वेसल्स भी दी है। कौन सी है? एरोटा, एरोटा के बाद आती है पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन्स एंड सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। पल्मनरी आर्टरी आपकी ये है और ये है आपकी पल्मनरी वेन। चलो
तो अभी हम लोग सीखने वाले ब्लड फ्लो के बारे में, ठीक है? अभी कहाँ से कहाँ तक, मतलब क्या-क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और कौन से इम्पोर्टेंट स्ट्रीम से हमारा ब्लड फ्लो होता है, वो हम लोग इस सिंपल डायग्राम्स की मदद से स्टडी कर लेते हैं। चलो, तो बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल एंटर थ्रू योर वेना कैवा इनटू योर राइट एट्रियम। अभी वेना कैवा तो दो होती है, क्या कौन सी? एक होती है सुपीरियर और एक होती है नीचे वाली इंफीरियर। तो जो सुपीरियर है, सुपीरियर में क्या कौन सा वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा? जो आपका अपर बॉडी से आ रहा है, हार्ट के अपर बॉडी से जो भी ब्लड आ रहा है वो एंटर हो जाएगा थ्रू आउट द सुपीरियर वेना कैवा। और जो नीचे वाली बॉडी है, वहां से इंफीरियर वेना कैवा से होकर आपका ब्लड जाएगा इनटू योर राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, वहां से इट विल एंटर इनटू योर लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। देखो, सारी जो आर्टरीज होती है वो सारी आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक्सेप्ट वन, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाएगा, है ना, और ऑक्सीजन अंदर की तरफ आएगा। तो यहाँ से फिर से लंग्स से ये जो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एरोटा में, और एरोटा की मदद से वो पूरी क्या जाएगा? बॉडी में थ्रू आउट दी आर्टरीज, नंबर ऑफ आर्टरीज स्प्रेड हो जाएगा। तो ऐसा हमारा पूरा क्या है, कंप्लीट हो चुका है ब्लड फ्लो। जो 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 ठीक है, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है पूरा चार्ट, ये इजी जाएगा कंपैरेटिवली जो चार्ट्स आप लोग आपके जो स्कूल्स में या फिर आप लोग गूगल से वगैरह लेते हो, इससे ये चार्ट जो है वो सिंपल फॉर्मेट में आपको इजी जाएगा, ठीक है? चलो, जो 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 तो ये हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। देखो, अभी लास्ट वाला पार्ट है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होगा। जो यहाँ पे सर्कुलेशन दो बार हो रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि देखो, लंग्स में जो पल्मोनरी सर्कुलेशन चलते रहता है और बॉडी का जो पूरा बाकी का है ना, इसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। इसकी वजह से हम लोग हर बार बोलते रहते हैं कि ह्यूमंस में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम चलते रहता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में दिया है। इन ह्यूमंस द ब्लड passes थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कॉम्प्लेक्स साइकिल्स, वंस फ्रॉम द लंग्स एंड द वंस फ्रॉम द बॉडी। जैसे मैंने बोला था, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक। तो ये दोनों बार भी आपकी हार्ट से क्या हो रहा है? ब्लड गुजर रहा है। तो इसकी वजह से हम इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम से जाना जाता है ये प्रोसेस, ठीक है? दिस ensures oxygenated and deoxygenated blood never mixed and giving maximum efficiency। ये जो हमने चार चेम्बर्स अभी हमने पढ़े हैं ना, वहाँ पे सेप्टम्स वगैरह प्रेजेंट है, और ये जो पूरी डबल सर्कुलेशन की सिस्टम चल रही है, इसका जो मेन मोटो है दैट इज ओनली कि ना कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हो सके, ठीक है? ओके, मिक्सिंग ना हो पाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या रखा है? सेपरेट आउट रखा है थ्रू दी सिस्टम। चलो, तो नाउ वी हैव कवर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज का हमारा ये एपिसोड नंबर 2 यहीं पे खत्म होता है। अगले नेक्स्ट सेशन में हमें और भी ज़्यादा डिटेल में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है?